पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक बड़े ही मजेदार बात कही। उन्होंने कहा था कि आप सब ऐसा मत सोचिए कि किसी के बनाने से कोई वंश गुरु बनता है। जो वंश गुरु होते हैं वो जन्म से ही इस स्थान के अधिकारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे तुम्हारे बनाने से कोई वंश गुरु बनता। उनके स्पष्ट वचन है और साहब की दया है, कृपा है, वो वीडियो आज तक सुरक्षित है। बहुत साथ में उस समय जो वीडियो कैमरा आते थे बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, लेकिन जो भी था, जैसा भी कैमरा था, वीडियो कैमरा था, उसमें शूटिंग हुई थी, तो बहुत अच्छा पिक्चर भी नहीं है और बहुत अच्छी आवाज भी नहीं है, लेकिन है और संभवतः आपको प्रचार केंद्र में मिल भी जाएगा। उनके बहुत सारे आशीर्वचन भी थे। फिर आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, जो वहां भक्त समाज बैठे थे, श्रद्धालुगण बैठे थे, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग सोच रहे होंगे ये बड़े के साथ छोटा कैसे बैठा है। भानु प्रताप के लिए मैं भी बैठा था, भानु प्रताप गुरु गोसाई जी भी बैठे थे। तो उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़े के साथ छोटा कैसे बैठा है। तो उन्होंने कहा ये एक सच्चाई है, ये मेरे ममता का प्रतीक नहीं है। उनके वचन थे, ऐसे ही उनके वचन थे, ये मेरे ममता का प्रतीक नहीं है, यह एक सच्चाई है। वंश गद्दी में वंश गुरु के साथ साथ गुरु गोसाई की भी परंपरा चलती है। इसलिए मैंने बड़े के साथ छोटे को भी बिठाया, ऐसे उनके आशीर्वचन है। तो मेरी भी यही इच्छा है कि जब 23 जनवरी को हमारे नवोदित वंशाचार्य 16वें वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब का चादर तिलक हो, तो उनके साथ साथ भानु प्रताप साहब के सुपुत्र प्रखर प्रताप गुरु गोसाई का भी चादर तिलक हो, ताकि वंश गुरु के साथ एक सहयोगी गुरु गोसाई के रूप में वो नवोदित वंशाचार्य के साथ आगे कार्य करें, नवोदित वंशाचार्य के कार्यों में अपना सहयोग दें, अपना हाथ बटाएं। जैसे मेरे कार्यकाल में गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे हर कार्य में मेरा हाथ बटा रहे हैं। मेरे निर्देश पर बहुत से कार्य कर रहे हैं। कहीं मैं नहीं जा पाता
तो मेरे स्थान पर चौका आरती वगैरह में ये चले जाते हैं। अब वैसे भी मैंने व्यक्तिगत चौका आरती कई बरस पहले बंद कर दिया था, क्योंकि आप लोग इतना व्यक्तिगत चौका आरती कराते हैं, इतना व्यक्तिगत चौका आरती कराते हैं। 6 बरस तक तो मैंने खूब किया, लेकिन अकेले छत्तीसगढ़ से एक साल में इतने आवेदन आ जाते थे सिर्फ चौका आरती। किसी को आनंदी चौका आरती चाहिए तो कुछ चलावा चौका वाले भी आ जाते थे। तो ऐसे पकड़ के एक साल में हर साल 700 से 800 आवेदन आ जाते थे। अब मैं एक गांव को एक दिन भी दूं तो पूरे साल में मैं सिर्फ 365 कार्यक्रम कर सकता हूं। मतलब एक दिन भी दामाखेड़ा में ना रुकूं, सारे त्योहार छोड़ दो, दामाखेड़ा का मेला भी छोड़ दो, दशहरा भी छोड़ दो, बरसाइत भी छोड़ दो, दिवाली होली सब छोड़ दो, पूरा 365 दिन रोज के रोज मैं करूं तो भी वो 700-800 पूरे नहीं होते हैं। सिर्फ 365 गांव के ही पूरे होते हैं। फिर बच गया कितना? 450-500 फिर बच जाते हैं। अब उसको अगले साल करूं तो अगले साल फिर 400-500 नए आ जाते हैं। तो पिछला और नया मिला के 1000 से ऊपर चला जाता है। तो मेरे मन में विचार आया, ये तो संभव नहीं है। अब जो कार्य संभव नहीं है उसके पीछे पड़ना मतलब एक तरह से मुसीबत मोल लेना है। ऐसे तो पूरा जीवन सिर्फ चौका आरती करते करते ही गुजर जाएगा। ना कहीं हम प्रचार प्रसार कर पाएंगे, ना कहीं भ्रमण कर पाएंगे, ना छत्तीसगढ़ से बाहर किसी को एक दिन भी मिलेगा। हमारा पूरा जीवन छत्तीसगढ़ में ही खप जाएगा। एक दिन के लिए भी हम छत्तीसगढ़ छोड़ के दूसरे प्रांत के कभी पंथों के पास नहीं जा पाएंगे। ये स्थिति हो गई थी। और सबसे ज्यादा चौका आरती आप लोग बेंगदरा वाले कराते हैं। सब बता रहा हूं। मतलब एक महीने के अंदर अंदर कई थोड़ा ऐसा था, महीने में 2 बार 3 बार आ जाता था एक ही गांव में। अब चलो ज्यादा से ज्यादा हो सके, एक बार तो हथमोड़ी, एक महीने में 3 बार हथमोड़ी गया। तो कई ठो ऐसे गांव के एक महीने में 2-2 बार गया। एक बार बुला लिए मुझे जिया गांव में, सिर्फ चौका आरती था। 5 ठो चौका आरती था। मैं सिर्फ चौका आरती के नाम से आया था कि जाकर 3 चौका आरती कर दूंगा, उसके बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करके बाकी के 2 चौका आरती करके शाम तक मैं रायपुर निकल जाऊंगा। जब वहां आया, आने के बाद दरस परस सबका हुआ, उसके बाद जाकर हम बैठे कि अब तैयारी करें चौका आरती की। तो हमारे दीवान साहब वो पहले दिन आ जाते थे, तो उन्होंने 5 चौका आरती तैयार कर दिया था जिसके घर में। जाके मैं बैठा कमरे में, चाय पानी वगैरह ले रहे थे, तो दाऊ मंडल लोग 4 और आदमी को लेकर आए और वो लोग कहने लग गए कि ये
ये लोग भी चाहते हैं कि इनके घर में भी चौका हो जाए। 4 मतलब 5 और 4 हो गया 9। तो मैं उनको बोला देखो राव जी 5 चौका, आप बोले 5 चौका, एक दिन में 5 चौका तो वैसे ही कर रहा हूं मैं। 5 चौका आरती के बाद और समय बचता कहाँ है? कैसे होगा? फिर कभी आ जाऊंगा, फिर कभी आ जाऊंगा, तो भी नहीं मानते थे, वो रोना धोना शुरू कर देते। 2 मिनट दादा, 2 मिनट दादा। अरे बाबा 2 मिनट में चौका नहीं हुआ, 2 मिनट मत एक टन सुबरन पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मानते ही नहीं, तो रोना गाना चालू कर देते थे एकदम। अब वो सयाने थे, अब वो रोना गाना चालू कर दिए। अब मुझे अब उस समय क्या है, मैं भी युवा था और ऐसे कोई सयाना सामने रोए जाए तो मुझे बड़ा खराब लगता था, अच्छा मालूम नहीं पड़ता था। फिर जैसे तैसे भी कैसे करके मैंने उनके दिल रखने के लिए बोला, ठीक मैं आप चारों को कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अब हर चौके 5 4 मिला के हो गया 9, मतलब हर चौके में सिर्फ परिवार के लोग रहेंगे, ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। आप बोलोगे कि हर चौके में पूरा प्रसाद वितरण करो सबको, तो नहीं हो सकता। पूरे 9 जगह में गांव के लोग बढ़ जाओ, कुछ लोग यहाँ कुछ लोग वहां, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ तो वो लोग मान गए, मैं कहा व्यवस्था आप लोग करो। तो 3 चौका आरती तो पहले करना था, तो मैंने 5 चौका आरती पहले किया, फिर भोजन प्रसादी के लिए बैठा, भोजन प्रसादी के बाद 4 चौका किया, 4 चौका किया, उसके बाद फिर आसन पर आग बैठे, चलो साहब की दया से पूरा 9 चौका निपट गया। फिर वहां चाय नाश्ता वगैरह लिए, इतने में आंगन में आकर खड़े हो गए। चलो चलो दादा 2 मिनट खून देते दादा, 2 मिनट अंदर खून देते दादा, 1 मिनट खून देते दादा। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, चौथे के पीछे 15 जने, 15 बदनामी। उसके बाद मैं रायपुर से सुबह 7:30 8 बजे निकलता था और रात को 2 बजे 2:30 बजे वापस जाता था। प्राय ऐसे ही होता था, मतलब 18 घंटे 17 घंटे 18 घंटे कार्यक्रम में लग जाते थे प्रतिदिन। कई बार क्या होता था कि 2 चौका एक गांव में ले लेते थे, उसके बाद दूसरे दोपहर बाद शाम के समय में दूसरे गांव वाले 2 चौका वहां ले लेते थे। चलो ठीक है, एक गांव में 2 चौका, दूसरे गांव में शाम को 2 चौका आती और कर दूंगा। अब वो एक चौका में चल, एक गांव में चौका आरती हुआ, 2 चौका आरती, उसके बाद भोजन के लिए बैठे, इतने में तीसरे गांव वाला पहुंच जाता था कि दादा ये गांव वो गांव, बीच में मोर गांव। तो बाबा मैं कैसे कर रहा हूं? अब वो गांव जा साहेब महू आरती कलन बाल लेते साहेब, का करना पधरावनी कर, नहीं दादा मोरो घर चौका पोत देते। अब फिर वही रोना धोना चालू। वो दूसरे गांव जाते जाते बीच के तीसरे गांव में भी चौका करना पड़ता था। मतलब एक दिन में 3 गांव में कार्यक्रम, फिर वही रात को 2 बजे 2:30 बजे 2 बजे रात को 2:30 बजे ऐसे वापस होता था। तो 17 घंटे 18 घंटे 16 घंटे 15 घंटा तो हो ही जाता था रोज। और यही आपके बेमेतरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा
मतलब जो ये आपके कुर्मियान पट्टी है ना, तो उस समय अब वो सयाने लोग नहीं दिखते हैं, वो बिल्कुल रोना धोना शुरू कर देते थे, एकदम जिद में अड़ जाते थे, तो करना पड़ता था। अभी ये परेशान है हमारे नवोदित वंशाचार्य, ये भी यात्रा में जाते हैं, पदरावनी ही बस ये 2 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पदरावनी है, बोल बोल के ले जाते हैं, और निकलता है 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर, मतलब कितने 3 बजे तक, सुबह 4 बजे तक घुमाते हैं उधर राजस्थान गुजरात में। तो यही सब समस्या थी, मतलब चौका आरती मेरे 6 साल सिर्फ चौका आरती में बीत गए, ना कहीं मैं पंथ का प्रचार प्रसार कर पा रहा था, न छत्तीसगढ़ छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जा पा रहा था। तो ये उस समय भारत का इसकी पढ़ाई भी चल रही थी, और पंचमेश्वर गृह मुनि नाम साहब का आदेश भी था मुझे किसी का पढ़ाई छुड़ाना मत, मतलब बच्चों में चाहे तुम्हारी बहनें हो, छोटे दत्ता हो, किसी की पढ़ाई जितना पढ़ना चाहे पढ़ाना। तो ये पढ़ाई लिखाई का तो था उस समय, तो शायद एमए कर चुका था 98 में एमए कर लिया था। फिर मैंने इसको बोला कि थोड़ा चौका आरती में जाना शुरू करो, फिर इसको मैंने चौका आरती में भेजना शुरू किया। ये आसपास जितने चौका आरती वगैरह उसमें तुम जाओ, चौका आरती तुम देखो। फिर इसने चौका आरती करना शुरू किया, तो मुझे थोड़ा समय मिला, फिर उसी साल से मैंने मतलब एक तहसील के हिसाब से मैंने समिति बनाई, जहां भी कबीरपंथी ज्यादा संख्या में थे, हर तहसील में तहसील स्तर की हमने समिति बनाई। फिर हर ब्लॉक में या तहसील में या जिले में हम लोग बड़ा आयोजन करने लग गए। अब मैंने सीधा बोल दिया मैं गाँव का कार्यक्रम नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को कार्यक्रम करना है तो बेमेतरफ तहसील था, उस समय तहसील में अब जितने भी कबीरपंथी गाँव सब एक समिति बनाओ, सब मिलकर, और सब मिलकर एक जगह रखो, 3 दिन 4 दिन का रखना, एक जगह रखो। बेरला वालों को बोला, साझा वालों को बोला, और कबीर धाम वाले तो एक समिति पंचमेश्वर गृह मुनि नाम साहब के समय से ही चल रही थी। एक समिति वो करीब 55-60 गांव की समिति थी। वो लोग हर साल एक गांव में करते थे, एक साल इस गांव में, दूसरे साल दूसरे गांव में, तीसरे साल तीसरे गांव में, वो अलग अलग नहीं मानते थे। तो वो मैं देखा था, तो मैंने हर क्षेत्र में ऐसी समिति बनाई। तो फिर वो शुरू हुआ आपके बेरला से 2000 में, सन 2000 में दिसंबर में बेरला में हुआ। फिर 2001 में यहाँ हम कुंभ का मेला लगा था प्रयागराज का। उसके बाद कुंभ मेले से आने के बाद फिर फागुन के महीने में रुद्री में हुआ, धमतरी रुद्री में, गंगरेल डैम के पास, वहां हुआ। फिर ऐसे होते गए, फिर 2002 में आपके बेमेतरा में हुआ, 2003 में कबीरधाम कवर्धा में हुआ। फिर ऐसे हर जगह ये देखा देखी, फिर अपने आप हर जगह समिति बनती गई, बोलने ही नहीं पड़ा। अब बड़ा कार्यक्रम, बड़ा समारोह होता था, खूब लोग जुटते थे, भारी लोग जुटते थे। अब पूरा एक तहसील में जब कार्यक्रम किया तो हर गांव से लोग आते थे, और सबको ये लगता था कि हमारा कार्यक्रम। पहले एक गांव में होता था,
पंथरेय जो गिरिन मुनि नाम साहब के समय पे, उनके साथ भी मैं बहुत घूमा। तो उनका सत्संग प्रवचन भी होता था तो एक एक गांव का अलग, मतलब करते थे हमारे गांव में आशीर्वचन और दूसरे दिन सवेरे चौका। तो शाम को जैसे गुरुदेव आते थे 4 बजे पहुंच जाते थे। 4 बजे पहुंचकर सबका दरस परस भेंट बंदी हो जाता था। फिर वो शाम को भी स्नान करते थे, स्नान ध्यान करके फिर वो सत्संग में बैठते थे। सत्संग में बैठते थे तो सत्संग उस समय कैसे होता था, मतलब गांव के अंदर ही कोई बड़ा सा चौक हो, कोई बड़ा सा चौपाल हो या किसी का कोठार हो, ऐसे। अब वहां उस समय यही साधन सुविधा थी उस समय। अब वहां के लोग, गांव के लोग, वो भी कबीरपंथी लोग और थोड़े बहुत जो सत्संग सुनने के, मतलब सत्संग सुनने वाले लोग ऐसे एकत्रित हो जाते थे। और नजदीक के जो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के गांव से कुछ कबीरपंथी लोग साइकिल में आ जाते थे, पूरा परिवार नहीं आता। तो किसी भी चौक में, चौपाल में ऐसे एक तखत को बिछा देते, तखत, और एक ठो टोंगा लगा देते। तो चोंगा नहीं होता है, ऐसी चोंगा एक ठो लगा देते थे और एक ठो माइक और ऐसी तखत में आसन बिछा देते थे। और मैंने देखिए परम पूज्य गुरुदेव के साथ में 24 वर्ष रहा। जब वो लोक गमन किए तब मैं 24 वर्ष का था। 24 वर्ष हो गया था, 25 वर्ष चल रहा था। कई जगह मैं भी साथ जाता था तो देखता था, कई जगह मैं भी बैठता था, तो ऐसी होता था। और मैंने देखा है उनको, और पुराने लोग यहाँ बैठे, बहुत सारे पुराने लोग बैठे हैं जो गुरुदेव के समय के लोग हैं। हमारे गुरुदेव चाहे दामाखेड़ा का मेला हो, चाहे कितना भी बड़ा समारोह हो, चाहे गांव, 25-30 मिनट, 35 मिनट से ज्यादा कभी बोलते ही नहीं बोलते। और 25-30 मिनट में इतना सार सुना देते थे कि पूछो मत। मतलब उनकी महिमा ही ऐसी थी, वो गागर में सागर को भर देते। ऐसी अद्भुत उनकी वाणी थी, इतने सहज ढंग से, इतने सरल रूप से, मतलब बहुत बड़ी बात को, बहुत रहस्यपूर्ण बात को, बहुत गूढ़ ज्ञान को इतने आसानी से, सहज भाषा में, इतने सरलता से बता देते थे कि हम आम आदमी जो गांव देहात वो भी अच्छे से समझ जाते। मतलब अब हम तो मतलब ऐसा हो गया कि बोलते बोलते हम भी पहले कम ही बोलते, लेकिन बोलते बोलते बहुत बोलने लग गए। लेकिन लंबा बोलने का मतलब नहीं होता, मतलब होता है सार हो, संक्षिप्त हो। कम बोलो लेकिन कम में ही बम हो, ऐसा समझ लो आप। तो साहब की वाणी वचनों को हमारे गुरुदेव बिल्कुल 25-30 मिनट, 35 मिनट, आधा घंटा में एकदम ऐसा सुनाते थे कि हमारे साहब की वाणी हमारे दिल दिमाग में पूरा अंदर तक बैठ जाती। अब ये उनकी लीला, उनकी महिमा है, उनका ऐसा ही चला। मतलब आप समझ लीजिए
मैंने उनको 1.5 घंटे से ऊपर सिर्फ जिंदगी में 2 बार सुना, सिर्फ 2 बार। एक तो 1989 का प्रयागराज का कुंभ मेला चल रहा था, तो प्रतिदिन सत्संग में बैठते थे। एक दिन उन्होंने संध्या साखी पर बोलना शुरू, जो संध्या पाठ में जो संध्या साखी है ना, उस संध्या साखी पर उन्होंने बोलना शुरू किया। तो उस दिन वो 1.25 घंटे तक बोले। और एक बार उनका आखिरी मेला दामाखेड़ा, जब वो पीछे बाड़ी में पहली बार बैठकर, और उस साल जो लोग जानते हैं पता होगा उनको, उस साल वो पूरा 4-5 दिन तक लगातार सुनाया। उससे पहले तो आखिरी दिन आखिरी सभा में वो भी 4-5 लोगों के बोलने के बाद थोड़ा सा 20-25 मिनट बोल के समाप्त करते। लेकिन 1991 के मेले में 5 दिन खुद बोले, और अनुराग सागर ग्रंथ को हाथ में लेकर पूरे अनुराग सागर की कथा उन्होंने सुनाई। जो श्रद्धालु बैठे हुए थे तो 5 दिवस तक रोज प्रतिदिन उन्होंने अनुराग सागर की कथा सुनाई। तो उस दौरान एक दिन वहां भी वो 1.5 घंटे तक बोले। तो अपनी जिंदगी में मैंने 1.5 घंटे तक उनको सिर्फ 2 बार बोलते सुना। इस साल मैंने विचार किया है कि जैसे बसंत पंचमी के दिन चादर तिलक का कार्यक्रम होगा, और उस दिन तो बहुत भारी भीड़ भाड़ रहेगी। और चादर तिलक का जो कार्यक्रम है यह सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच ही है समय इसका। 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच ही है। उसके बाद तो पूरा दिन भंडारा चलेगा, पूरा दिन भंडारा चलेगा। और आप लोगों को सिर्फ घूमने नहीं आना है, आप लोगों को सिर्फ मेहमान बन के नहीं आना है। आप लोग मेहमान बन के आओगे तो वहां व्यवस्था कौन करेगा, तैयारी कौन करेगी? तो आप लोगों को एक व्यवस्था, हमें ही व्यवस्था करना है, ये सोचकर आप लोग आइए, और 2 दिन पहले आइए। क्योंकि इस साल भंडारा एक जगह नहीं हो सकता है, कम से कम 3 जगह भंडारा चलाना पड़ेगा। 3 जगह भंडारा चलाना पड़ेगा, कम से कम बसंत पंचमी के दिन तो 3 जगह चलाना ही पड़ेगा, और बाकी पूरे मेले में 2 जगह चलाना पड़ेगा। मतलब ये समझ लीजिए इस साल मेले में सब कुछ डबल होगा, सब कुछ डबल चाहिए। भीड़ भी डबल होगी, भंडारा भी डबल होगा, क्योंकि मेला ही डबल हो रहा है। 5 दिन का मेला सीधा 12 दिन का हो रहा है। 5 दिन का मेला होता था, सीधा 12 दिन का मेला हो रहा है। तो भंडारा भी डबल होगा, तो जाहिर सी बात है लकड़ी भी डबल लगेगी। तुम लोग हंसो मत, भेजना है मेरे को। हर गांव से 1-1 ट्राली लकड़ी चाहिए। धान पान तो सब निकल गया, भंडारे की लकड़ी चाहिए। जितने कबीरपंथी गांव हैं, हर गांव से 1 ट्राली लकड़ी चाहिए। और जहां दाऊ लोग हैं तो 1 ट्राली अकेले दाऊ की तरफ से, बाकी 1 ट्राली गांव वालों की। ठीक है ना? पक्का ना? पक्का है भाई? देखो अब मैं क्या है, अब मैं भी मतलब अब सयाना हो रहा हूं।
हो ही गया, हो रहा हूं क्या, हो ही गया। एक कम 60 तो होने वाला, 58 बरस पूरा हो गया, 59 बरस चल रहा है। अब 1 साल बाद 60 बरस का हो जाऊंगा, मैं तो पूरा सयाना हो ही गया। तो अब मैं थोड़ा ज्यादा दौड़ धूप कर नहीं पाता हूँ। अब पिछले 2 साल से तो मैं ऐसा था, मैं शायद 22 में आया था ना, 2022 के मेले में आया था मैं, क्योंकि 2022 में ही कार्तिक पूर्णिमा में मैं जगन्नाथपुरी गया था। तो वहाँ ज्ञानी धर्मदास जी साहब की समाधि पर मैंने अपना केस अर्पण किया था, क्योंकि जब मैं 7 बरस का था, 7 बरस का छोटा था, तो हमारे गुरुदेव पंचदेव गुरुदेव मुनि नाम साहब मुझे झालर के लिए और मुझे कंठी के लिए जगन्नाथपुरी ले गए। तो वही कबीर चौरा मठ में ही उन्होंने चौका आरती किया था, और वही धर्मदास साहब की समाधि के सामने ही मेरा झालर किया था। अब उस समय ऐसा था, ये सन 74 की बात है, 1974 की बात है। अब वो कबीर चबूतरा मठ जो है, तो जगन्नाथपुरी साहब से बिल्कुल 2 किलोमीटर बाहर पड़ता है। आज तो कबीर चौरा मठ जहां है, वो तो 1 नंबर की चौपाटी है, 1 नंबर की चौपाटी है। कुछ नहीं था, एक तो दुकान तक नहीं था, एक तो पान ठेला भी नहीं था। सिर्फ कबीर चबूतरा मठ था, स्वर्ग द्वार था, वहां सिर्फ लाशें जलाई जाती थी। स्वर्ग द्वार बना हुआ है ना मठ के पास, उसको इसीलिए स्वर्ग द्वार कहते हैं। कोई भी चीता, कोई भी मृत्यु हो जाती थी तो उस द्वार के अंदर से समुद्र की तरफ जाते थे, और बस उस तरफ जाके रेत में ही चीता जलाई जाती थी। आज भी जलाई जाती है। तो एक तरह से स्मशान घाट है वो, और बस वो कबीर चबूतरा इतना ही था, उसके अलावा कुछ नहीं, रेत ही रेत, कोई सड़क भी नहीं था। तो ट्रेन में गए थे, तो ट्रेन रेलवे स्टेशन से उस समय टांगा गाड़ी पे घोड़ा गाड़ी चलता था, नहीं तो रिक्शा चलता था। तो उसमें बैठकर कबीर चबूतरा तक आए थे, और बहुत सारे साधु संत सेवक सखी लोग उस समय, कम से कम 200-250 साधु संत सेवक सखी लोग, तब सयाने उस समय जो सयाने लोग थे, प्रमुख लोग थे समाज के, आपके इधर के भी बहुत लोग गए थे सयाने लोग, और हर तरफ से साहू पट्टी से भी गए, कुरम्यान पट्टी से भी गए, उधर जबेर पट्टी से भी गए, चन्नाहू पट्टी से भी गए, रघुआ पट्टी से भी गए, हर तरफ से लोग गए, सयाने लोग, बुजुर्ग लोग, प्रमुख लोग। तो यहाँ से भंडारी भी गए, तो वहां शायद 3-4 दिवस रुके भी। तो छुट्टी तो मतलब धर्मदास साहब की समाधि के सामने तो उन्होंने काट दिया। अब मुंडन होना था, नाई नहीं मिला, कोई नाई ही नहीं मिला। वो शहर में सेलून में एक दो जने नाई थे, वो जो रोड में बैठे रहते थे, उनको बोला गया कि चलो, बस आप ही नहीं किए, वहां नहीं जाएंगे बोल दिए। तो ऐसे कर दिए थे, छुट्टी काट दिए थे, नहीं मिले थे। फिर चौका आरती हुआ, और मेरे गुरुदेव ने वहीं मुझे घंटी पहनाया, और वहीं पर मुझे परम पूज्य गुरुदेव से नाम दान मिला जगन्नाथपुर में। तो 2022 में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 5 अक्टूबर को दशहरा था, 5 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर को हमारे नवोदित वंशाचार्य का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था,
बहुत लोगों को नहीं पता। इनका इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, ये सिर है ना इतना ऐसे फट के लटक गया, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। यहां से ऐसे पूरा ऐसे गोल करके ये हिस्सा लटक गया। अब ये मोटरसाइकिल बच्चे मोटरसाइकिल में घूम रहे थे, वो चौरेगा के पीछे चले गए थे रोड। अब एक जगह क्या हुआ कैसे हुआ, नहर भी साथ था, संभाल नहीं पाए। इनके साथ एक लड़का बैठा था, ये बाइक सहित नहर में। अब नहर में पानी होता तो भी चोट नहीं लगती, अगर कमर पर पानी होता तो भी। अब उसमें इतना 4 अंगुल पानी था, अब पूरा काई कीचड़। फिर जब नहर भी गहरा है, 10-12 फीट गहरा है, और कंक्रीट दोनों तरफ। अब नीचे में कंक्रीट का वो धार था, तो जब गिरे तो इन लोगों ने, इनके हाथ से मोटरसाइकिल छूट गया, मोटरसाइकिल अलग गिरा, ये लोग नहर में ऐसे गिरे साइड था। अब वो एकदम स्लिप मार के एक साइड पे गए, और कंक्रीट का जो नीचे का किनारा होता है ना, उसमें ये बाजू पड़ा और ये सिर पड़ा। ये बाजू पूरा यहां से यहां तक फट गया, मांसपेशी पूरी फट गई, हड्डी दिख रही, और ये इतना पूरा फट के लटक गया। इनके पीछे जो बैठा था हरी, बचपन से इनको देखते आ रहा था, हरी नाम का, हरी निषाद, हमारे दामाद मेरा पीछे चकवाया गांव का लड़का है। उसने जब देखा ना, 1 सेकेंड भी देर नहीं किया, उसने तुरंत उसको पलट के चिपकाया और अपने जेब से रुमाल निकाला, बांध दिया। फिर एक और रुमाल, एक लड़के से और रुमाल मांगा, उसको भी बांध दिया। ये फटा था, पूरा खून बह रहा था। तो फिर अपने क्या बांधा, बनियान बांधा, वो अपना बनियान निकाल के यहाँ बांधा। इतने में अब मैं यहाँ अपने दया धाम में अपने रूम में बैठा था, और इनकी माता जी, हमारी गुरु माता अम्मा के पास बैठी थी। तो सबसे पहले उसी को फोन आ गया। अब बच्चे लोग थे, बच्चे घबराए हुए, उन्होंने फोन किया। अब उसको बताया एक्सीडेंट हो गया दद्दू साहब का, बहुत भारी, एकदम सिर में बहुत भारी चोट लगा है, बहुत खून निकल रहा है। अब वो पागल हो गए एकदम। अब माँ तो माँ है एकदम, वो एकदम वहां से चिल्लाते हुए आए, मेरे को पता है मेरा भी दिल धक से रह गया, दद्दू का एक्सीडेंट हो गया। वो बोल रहे हैं सिर में बहुत चोट लगी है, एकदम खून बह रहा है। इतना बोलते बोलते वो भाग गई, निकल गई। मैं बोला मैं आ रहा हूँ, इस कमीज पहन के मैं आ रहा हूँ, नहीं रुकी, वो निकल गई। पता नहीं को एक तो गाड़ी थी, पंचम था, एक किसी की, मेरी गाड़ी में शायद, वो निकल गई, रुकी नहीं 1 सेकेंड, ये रुकी, वो भाग गई चौरेंगा रोड। अब पीछे मैं निकला शर्ट पहन के। अब वो घर में तो ढीला पजामा पहनता हूँ, मैं बनियान पहनता हूँ घर में, तो पजामा पहना था, शर्ट नहीं पहनते पहनते बटन लगाते मैं भी दौड़ा। तब तक कोई एक किसी की गाड़ी आई थी, किसी गाड़ी वो लगाया, तो मैं भी उस पर बैठा, मैं भी भागा। तो जब हम जा रहे थे चौरेंगा रोड में, आगे वो जा रही थी, आगे पीछे मैं जा रहा था, तभी सामने से एक गाड़ी आई, सामने से एक छोटी गाड़ी आई। फिर उसने इशारा किया, तो हम समझ गए कि इस गाड़ी में कोई ना कोई किसी की गाड़ी लेके लोग आ रहे हैं। तो हमने उस गाड़ी को नहीं रोका, बिल्कुल चलो दामाखेड़ा हॉस्पिटल, उसको जोर से बोला हॉस्पिटल दामाखेड़ा। तो हम लोग मोड़ के पीछे गए, बहुत स्पीड में उस गाड़ी के पीछे गए। वो गाड़ी अस्पताल में घुसी, उसके पीछे इनकी माता जी की गाड़ी घुसे, और उसके पीछे मेरी गाड़ी खड़े हुए। वो तो खड़े होते ही कूदी बाहर, मैं भी कूदा बाहर। इतने में ये खुद दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। अब पूरा देखो, यहाँ से पूरा पैर तक लालम लाल,
पूरा लाल 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 चेहरा, लाल लाल लाल, पूरा पेट तक पूरा लालम लाल है। तो फिर तुरंत उसमें ले गए इनको कैजुअलिटी में। फिर जो कपड़े पहने हुए थे सब कीचड़ कीचड़ हो गया था, भीग गया था, नहर में पानी भी था, कीचड़ भी था। अब जो फटा था, जो सिर फटा था बहुत बड़ा, उसमें पूरी मिट्टी कीचड़ पूरा घुस गया था, लेकिन उसने चिपका के बांध दिया। तो रायपुर हमने तुरंत फोन किया। अब उस समय इनकी उम्र रही कितनी थी? 14-15 साल चल रहा था। तो वहाँ बाल गोपाल में डॉक्टर अशोक भट्टर हैं, बच्चों का हॉस्पिटल है, वहाँ फुल फैसिलिटी। वहाँ बच्चों के सर्जन भी होते हैं, न्यूरो सर्जन भी होते हैं, तो सिर का ऑपरेशन करते हैं, हर तरह की वहाँ फैसिलिटी है। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल भी घबराओ मत, आप देरी मत करो, बस उनको लेके आ जाओ। तो फिर इनका जो पैंट शर्ट सब गीला हो गया था, उतारते नहीं, तो वो कैंची से काट के टी शर्ट अलग किए, पैंट अलग किए। तब तक एक लड़का दौड़ के इनके लिए पैंट शर्ट ले आया था। फिर वो कैसे ढीला वाला मंगाया, ढीला वाला पहनाया इनको और हॉस्पिटल की गाड़ी में ही लिटाए। और आगे हमारा डॉक्टर प्रशांत आगे सीट पे बैठा ड्राइवर के साथ, इनकी माता जी इनके साथ बैठी, पीछे पीछे मैं दौड़ा और 3-4 गाड़ियां पीछे लगी। बहुत ही स्पीड से भागे रायपुर की तरफ। फिर डॉक्टर का फोन आया रायपुर से, डॉक्टर भट्टर का, ये रास्ते में भवानी डायग्नोसिस पड़ेगा। मैंने उससे बात किया है, आप लोग एक वो 15 मिनट में 10 मिनट में बहुत जल्दी सीटी स्कैन कर देगा, आप लोग सीटी स्कैन करा के फिर यहाँ तुरंत मेरे पास आ जाओगे, रिपोर्ट के लिए रुकना मत, आ जाना। तो गए, रास्ते में फाफाडी में ही पड़ता है लेफ्ट साइड में, गए वहाँ रुके, तुरंत सीटी स्कैन हुआ, सीटी स्कैन करा के अब देखिए मेरा होश गायब है, होश गायब है। लेकिन सदगुरु कभी हमारे सतपुरुष परमात्मा जो हैं, साहब जो हैं, जिनको हम अपना परमात्मा मानते हैं, उन्होंने धनी धर्मदास जी साहब को जो वाणी कही, वो उनके कथन भी याद आ रहे थे और दिल मतलब होश तो उड़ा ही हुआ था, लेकिन साहब की वाणी याद आ रही थी। उन्होंने आगम संदेश में बहुत कुछ कहा। काल जो है ये वंश गुरु पर भी झपाटा मारेगा कई बार, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब जब काल झपाटा लाई तब तब हम होप सहाय। ये साहब ने धर्मदास को बता दिया, जब जब भी ये काल वंश गुरु पर झपाटा मारेगा तब तक मैं वहां सहायक बन जाऊंगा। तो ये समझ लीजिए कि साहब ने जो वाणी धर्मदास साहब कही थी, उसको वो बिल्कुल, उसको क्या कहते हैं सपने, वो सत्य हुई। ये जब नहर में गिरे और नहर के अंदर फिसलते हुए जाके कॉन्क्रीट से टकराए, तो मुझे लगता है जब सर कॉन्क्रीट से तो जरूर साहब ने अपना हाथ बीच में रख दिया। कभी ना तो देखिए, ना तो ये इतना लंबा, इतना बड़ा हिस्सा, प्लेट सासर होता है ना चाय की, इतना बड़ा गोल कट के इतना पूरा लटक जाना, मतलब अच्छा। वो लड़का बता रहा था जो साथ में था इनके नहर में, वो भी गिरा था और 2 मोटरसाइकिल में और पिट्टी लड़के थे ऊपर में थे। अब वो रोना गाना चाहते, इनको रुमाल बांधा, यहाँ पे अपना बनियान बांधा। तो बताते हैं, बाद में बताया, उसको नहीं बताया कि जब ये रुमाल बन गया, यहाँ पट्टी बन गई, तो ये नहर से खुद चल के उनके ऊपर आ गया। वो भाग के नहीं लड़ना पड़ा,
जैसी पट्टी सिर में बांधे, हाथ में बनियान बांधे, कोई नहा नीचे में थे, वो खुद ही चढ़ के बाहर आ गए। तो हमारी हालत हुई। तो हॉस्पिटल में जैसी गाड़ी पहुंची तो ये पीछे सीट में थे, लेटे हुए थे एक लड़के को गोद में सब। लेकिन हॉस्पिटल में जैसी गाड़ी रुकी, ये खुद दरवाजा खोले, वो करके खड़े हो गए। अब इनकी माता दौड़ गई थी और रोना गाना चालू। उसका एकदम इनको पकड़ ली और रोना गाना चालू। अब यही अपनी माता को समझा रहे, कुछ नहीं हुआ मम्मी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरे को सब ठीक हो जाएगा। तू रो मत, चुप रह, तू रो मत ना, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये खुद अपनी माता को चुप करा रहे हैं। मेरा भी होश उड़ा हो रहा है। फिर ले गए, सीटी स्कैन हुआ, फिर सीटी स्कैन करा के हम डॉक्टर भट्टर के हॉस्पिटल की तरफ चले। तो बीच रास्ते में ही जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वहाँ के, उन्होंने मोटा मोटी एक रिपोर्ट बना के हमारे डॉक्टर प्रशांत को उन्होंने फोन किया। फोन करके बताया कि अंदरूनी मार नहीं लगी है, ये हड्डी भी कहीं फ्रैक्चर नहीं हुई है, और अंदर ब्रेन में, अंदर मस्तिष्क कहीं ब्लीडिंग भी नहीं हुआ है, अंदरूनी मार नहीं लगी। तो मेरे को प्रशांत ने, मैं गाड़ी में जा रहा था, प्रशांत ने तो मेरे को बताया ऐसा था, उनका फोन आया है, वो बता रहे हैं कि अंदर बिल्कुल मार नहीं लगी, कहीं फ्रैक्चर नहीं, अंदरूनी ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है। अब कितने देर तक मैं हिम्मत बना के रखा था, एकदम होश उड़ा तो हिम्मत बना के रखा था। लेकिन जैसे ही बताया सब ठीक है, अंदर मार नहीं लगी है, ठीक है, अंदरूनी मार नहीं है, ब्लीडिंग भी अंदर नहीं है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मेरे एकदम आंसू बहना शुरू हुआ। अब वहां से जब से सुना था इनका एक्सीडेंट हुआ, तब से लेकर ये रिपोर्ट मिलते तक, मतलब पूरा हिम्मत बना के रखा था, अपने आप को रोक के रखा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ठीक है, अंदरूनी मार नहीं है, सब फिर मेरा आंसू रुक गई है। पूरा वो हॉस्पिटल पहुंचते तक बहता है। फिर गए वहाँ डॉक्टर भट्टर थे, उन्होंने बच्चों के जनरल सर्जन को भी बुला रखा था, न्यूरो सर्जन भी बुला रखे थे, ओटी भी बिल्कुल रेडी कर दिया था। तो आते ही तो इनको ले गए ओटी में उधर। तो उन्होंने अच्छे से जांच पड़ताल किया। अब हम लोग तो सब नीचे ही बैठे रहे, बल्कि भट्टर सर ने, डॉक्टर भट्टर ने अपने ही केबिन में हमको, बहुत मानते हैं, साहब की दया है, डॉक्टर भट्टर बहुत मानते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। बाल गोपाल नाम से उनका हॉस्पिटल है। तो बैठे रहे और वो बिल्कुल तो इनको ऊपर ले जाकर सबसे पहले तो रुमाल डॉक्टर ने, सर्जन ने खोला, तो न्यूरो सर्जन और जनरल सर्जन दोनों लगे हुए थे। अब वो उसको खोला, पूरा अंदर मिट्टी, कीचड़, मिट्टी सब फंसा हुआ। फिर यहाँ का बाल ट्रिमर से बाल साफ किया। फिर सादे पानी में तो उसको धो नहीं सकते, तो जो ग्लूकोज होता है ना, आदमी को चढ़ाते हैं ग्लूकोज, वो ग्लूकोज की पानी, ग्लूकोज डाल कर पूरा धुलाई की होती है। जितना कीचड़ मतलब मिट्टी उट्टी भरी थी, पूरा साफ किए ग्लूकोज पानी से, वो बॉटल के पानी से। वो 4-5 बॉटल लगा, सफाई की उसकी पूरा। फिर अच्छे से उसकी सफाई करके फिर उसमें टाँका लगाया गया। कितने 20-22 टाँके, कितने लगे? 20 टाँके लगे। 20 टाँके यहाँ लगे, 9-10 टाँके, ये भी तो फट गया था पूरा मास्क। 20 टाँके यहाँ लगे। उसके अलावा यहाँ भी इनको मार लगी थी, यहाँ भी कंधे में भी लगी थी, यहाँ भी मार लगी थी। तो यहाँ वहाँ जहाँ चोट तो निधन, सब जगह एक्सरे किया। पेट में यहाँ मार दिख रही थी, यहाँ का सोनोग्राफी करके देखे,
तो साहब की दया से ठीक था। तो टाँका वाँका लगा के पूरा सफाई वफाई करके कपड़ा बदल के फिर नीचे लाया उनको। फिर नीचे में एक और डॉक्टर का केबिन था, वो केबिन खोलकर वहाँ इनको लिटा दिए और कुछ खाए पिए नहीं थे तो इनको कुछ खिलाओ पिलाओ, कमजोरी आ गई। फिर कुछ खिलाया पिलाया, इनको मंगाया, कुछ खिलाया पिलाया। और मैं देखो, मैं नहाया धोया भी नहीं था। जब ये इनको लाया गया, नीचे लाया, फिर डॉक्टर भट्टर ने सर्जन लोगों से बात किया। बात करने के बाद फिर मुझे कहा ठीक है कि 4 घंटे के बाद एक बार MRI करके और देखेंगे। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है सिर में मार लगता है तो अंदरूनी ब्लीडिंग तुरंत नहीं होता, 3, 4, 5, 6 घंटे के बाद अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू होता है। तो 4 घंटे हम यहीं रखते हैं तो सोने दो, जो भी खाना चाहे इनको खिलाओ पिलाओ, कोई परहेज नहीं है। खिलाया पिलाया, फिर ये लेटे रहे, उनकी माता भी रही साथ में, बातचीत करते रहे। 4 घंटे बाद होना था MRI, मैं घर से नहा धो के आ जाता। मैं घर गया रायपुर में, नहा धो के जैसे ही निकल रहा था वैसे एम्बुलेंस घर में आया। ये लोग उतरे, मैंने कहा वो MRI हो गया, बोले वो हो गया और उसमें भी सब ठीक है। तो क्या बोले, आज रुकना है कि जाना है दामाखेड़ा, क्या करना है, क्या बोले? उसने बोले नहीं आराम से जाओ दामाखेड़ा बोले। और दामाखेड़ा हमारे हॉस्पिटल में जो सर्जन आते हैं मोहलानी, इंदल से आते हैं डॉक्टर मोहलानी, वो ड्रेसिंग करने आते थे। डॉक्टर प्रशांत मोहलानी और एक OT नर्स है हमारे यहाँ दामाखेड़ा में, वो आती थी, वो लोग ड्रेसिंग करते थे। अब वो मेरे ख्याल से 9-10 दिन में, ये तो 9-10 दिन में सूख गया, ये भी सूख गया। मैंने कहा 10 दिन के बाद टाँका भी खुल गया, 10 दिन के बाद टाँका भी खुल गया। लेकिन उस दिन के बाद मतलब मन में एक डर होता है ना, मन में एक डर होता है कि नहीं, बिल्कुल बाइक को हाथ लगाना ही नहीं है, मोटरसाइकिल को छूना ही नहीं है। अब मोटर तब भी ये छुपा के कहीं न कहीं ये बाइक चलाते ही हैं। अब बाइक तो बाइक, अभी गाड़ी में भी कहीं जाते तो डर लगता है। ये स्थिति है। अब ये निकल जाते हैं 2-2 महीना, 1.5 महीना राजस्थान की यात्रा करके आ गए, 2 महीना गुजरात का यात्रा किया और वहीं से महाराष्ट्र की यात्रा में चले गए। 1 महीना महाराष्ट्र में घूम गए, तो 3-3 महीने बाहर रहते हैं, यात्रा करते हैं और सिर्फ अपने पंथ के लिए। मतलब देखिए, ऐसा है कि 15 साल की उम्र से इन्होंने पंथ का कार्य प्रारंभ किया है, प्रचार प्रसार का। अभी 17 साल के हो गए हैं, 18 साल चल रहा है और बसंत पंचमी के दिन ही 18 साल के पूरे होंगे। तो ऐसे ही था कि मैं वहां गया तो वही बता रहा हूं। तो जब लेके हम इनको जा रहे थे रायपुर चोट लगने में, उस समय भी मेरे मन में ये बात ऐसे मन में आई, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने, मेरा 7 बरस की उम्र में मेरा झालर हुआ, मेरी उम्र इतनी हो गई
मैं 55 साल का हो गया, अभी तक मैंने झालर नहीं उतारा है। मुंडन तो हुआ हूं। हमारी पूज्य माता साहिबा, प्यारी भाई पूज्य माता साहिबा पंचरेजू दयानाम साहब की सबसे छोटी पत्नी जो थी, उनका लोकवास हुआ, तब भी हम मुंडन हुए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का लोकवास हुआ, तब भी हम मुंडन हुए। पहली बार जब बांधवगढ़ में कुतरी हुई, वहां भी मैं मुंडन हुआ, लेकिन मेरा झालर वहां हुआ था, जगन्नाथपुरी में, धर्मदास साहब की समाधि के पास। वहां नहीं हुआ था और इनका एक्सीडेंट हो गया। मेरे मन में ऐसा लगा कि मैं आज तक वहां जाके मैंने झालर का काम मेरा अधूरा ये नहीं करा है, क्या है कहीं कुछ। तो मेरे मन में वो बात बढ़ गई कि नहीं, अब तो मैं जाऊंगा ही और वहां मुंडन कराऊंगा। फिर कार्तिक, 1 महीने बाद कार्तिक पूर्णिमा में उनको भी साथ लेके हम गए वहाँ। फिर वहाँ जाकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही वहाँ हम लोग, मैंने मुंडन कराया। मेरे पास और भी मेरे साथी थे, वो सब ने मुंडन करा दिया। फिर 5-7 दिन उधर हम घूमने फिरे। फिर वहाँ से आने के बाद 1 हफ्ते के बाद मैं जब ये भी एक इतने बड़े एक्सीडेंट से उभरे थे, मैंने सोचा इनका दिमाग अभी उनको थोड़ा और कहीं घुमा फिरा के ले आता हूँ। तो मैं इनको ले गया दिल्ली से ले गया, उधर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, 3-4 दिन उधर घुमाया। फिर वापस हम दिल्ली आया, दिल्ली से इनको राजस्थान ले गया, राजस्थान में अजमेर ले गया, जोधपुर ले गया, जैसलमेर ले गया, कुंभलगढ़ ले गया। ऐसे कई जगह वहाँ पे राजस्थान का कल्चर दिखाया है इनको, पूरा अच्छे से घुमाया फिराया। इनके सब साथी लोग साथ में थे, तो पूरा घुमाने फिराने से इनका माइंड जो है ठीक ठाक फ्री हो गया माइंड। मुझे भी अच्छा लगा। उसके बाद फिर मन में फिर ख्याल आया कि नहीं, अब इनका जैसे ये 18 बरस के होंगे 2026 में बसंत पंचमी में, इनका चादर तिलक का कार्यक्रम मुझे करना है। ऐसा मेरे मन में विचार आ गया। फिर मैंने किसी को बोला नहीं, फिर पीछे मेले में या शायद गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने ये डिक्लेयर किया कि आने वाले मेले में बसंत पंचमी के दिन इनका नवोदित पंचाचार्य का चादर तिलक का कार्यक्रम, चादर तिलक का समारोह आयोजित होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने डिक्लेयर किया, तारीख वगैरह समय वगैरह सब कुछ। उसके बाद भी ये अभी फिर भ्रमण किए हैं। इस बीच इन्होंने गुरु को मतलब ये अब नई पीढ़ी के हैं। देखिए जो पदरी हजूर गुरुमुनि नाम साहब जिस तरह से कार्य करते थे, फिर मेरा कार्यकाल आया तो मैंने बहुत से बदलाव किए। जैसे पहले गांव में एक छोटे गांव में होता था, मैंने बदलाव किया कि मैं गांव में नहीं करूंगा, सब समिति बनाओ, 20, 30, 25, 50 गांव मिल कर समिति बनाओ और सब मिलकर एक जगह करो। अब वो होने लग गया तो वो बहुत अच्छा हुआ पंच प्रसार के लिए। मतलब जहां भी कार्यक्रम होता था, अब वो तहसील स्तर पे करते थे, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर। अब वो सन 98, 99, 2000 से शुरू, जहां भी कार्यक्रम होता था वो शहर के लोग बोलते थे कि आज तक इस शहर में इससे पहले इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं था। ऐसी तो हर जगह यही बोलते थे। सन 2010
2002 में यहाँ भी हुआ तो यहाँ के लोग भी यही बोलते हैं। 2003 में कबीरधाम का वर्धा में हुआ, वहाँ के लोग भी यही बोलते हैं। केरला में 2009 वहाँ, मतलब जहाँ जहाँ भी हो लोगों ने यही कहा इससे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हमारे यहाँ पहले कभी नहीं हुआ। अब 60, 50, 60, 70 गांव के लोग मिलकर एक साथ कर रहे तो होना ही है। और इससे क्या है, इस तरह से कार्यक्रम होता है, समय की भी बचत होती है और एक साथ 50-60 गांव का एक साथ कार्यक्रम हो जाता है। 50-60 गांव वाले मिल के करते हैं, लेकिन लोग इकट्ठे 100 गांव के हो जाते हैं तो एक रौनक बन जाती है कि एक अपने कबीरपंथ का, उसके बाद ही तुम्हारे कबीरपंथ का असली स्वरूप सबके सामने है। नहीं तो लोग क्या सोच, कबीरपंथ क्या है, एक छोटा सा पंथ है, मामूली सा पंथ है, फलान जात का पंथ है, ढिकाने जात का पंथ है, इस समाज का पंथ है, उस समाज, यही जानते थे लोग। गैर कबीरपंथी लोग जो कबीरपंथ को नहीं जानते थे वो लोग यही बोलते थे कि कहाँ है कबीरपंथ, छोटा सा पंथ है, ये फलाने जात के लोगों का पंथ है, इस वर्ग का पंथ है, इस समाज का तो पंथ है। लेकिन जब ये धीरे धीरे सब जगह होने लग गया तब लोगों को पता चला कि कबीरपंथ क्या है। तब से लेकर आज तक, अब ये समझ लीजिए 20-22 साल हो गए, ये ज्यादा ही हो गए, 25 साल से ज्यादा हो गए, 25 साल लगभग हो गए। 25 साल से मैं इसी तरह से अगर कार्यक्रम करना है पूरी समिति के साथ मिलकर करो, अकेले करना नहीं करता। अकेले का कराना है, गुरु गोसाई साहब हैं, बहुत सारे महंत साहब हैं, गोसाई साहब भी बहुत सारे हैं, उनको ले जाओ, चौका आरती करा लो। अकेले गांव में, एक ही गांव में सत्संग कराना है तो हमारे पंथ में बहुत से प्रचारक हैं, भजन गाने वाले लोग हैं, सत्संग बहुत बढ़िया सत्संग करने वाले हमारे महंत साहब लोग हैं। इनको ले जाइए, इनसे 2 दिन 4 दिन हफ्ता साप्ताहिक आप ग्रंथ कराइए, चौका आरती कराइए। लेकिन मैं तो अब ऐसे नहीं जाऊँ, मैंने साफ साफ बोल दिया लोगों को, तब से मैंने जाना बंद कर दिया। इसके बाद से मैं कभी भी गया, अब सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं, अब चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, उधर वेस्ट बंगाल हो, उधर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के तरफ भूटान है, नेपाल है, सिक्किम है, बहुत कबीरपंथी है भाई वहाँ। नेपाल, भूटान, सिक्किम में बहुत कबीरपंथी हैं। अभी इनके चादर तिलक समारोह में करीब 500-700 नेपाल, भूटान, सिक्किम की तरफ से तो कबीरपंथी लोग आने वाले हैं। तो हर जगह यही अब मैं कर रहा हूँ। कुछ लोग, मतलब कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगा, कुछ लोग नाराज भी हुए, कुछ लोग निराश भी हुए। लेकिन मैंने उस समय अपने व्यक्तिगत अपने बारे में नहीं सोचा कि घर घर जाने से, गांव गांव जाने से मेरा जेब तो अच्छे से भर जाता है। घर घर पधरावनी करो, गांव गांव जाओ, वहाँ भेंटबंदी होती है, घर घर में चौका आरती करो, चढ़ावा होता है, मेरा जेब तो खूब भरता है, लेकिन पंथ का प्रचार नहीं होता है। मैंने कहा मैं अपना नहीं सोचता, मुझे पंथ का सोचना है, भले कुछ न मिले लेकिन पंथ का नाम होना चाहिए। जो आज तक 500 बरस से लोग हमारे कबीर पंथ को एक छोटा सा पंथ समझते हैं, एक जाति विशेष का पंथ समझते हैं, एक समाज विशेष का पंथ समझते हैं। ये धारणा टूटनी चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि कबीर पंथ क्या है।
कि 25 साल में, पिछले 25 साल में आज कोई नहीं कह सकता कि कबीर पंथ एक छोटा मोटा पंथ है। कोई नहीं कह सकता। न छत्तीसगढ़ का कोई आदमी बोल सकता, न महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, कहीं का भी आदमी नहीं बोल सकता कि कबीर पंथ एक छोटा सा पंथ नहीं बोल सकता। अब सबने देख लिया, सबने देख लिया। और आपको लगता होगा कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा कबीरपंथी हैं, छत्तीसगढ़ ही तो कबीरपंथियों का गढ़ है। तो आपकी भूल है, आपकी भूल है। छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में जितनी भीड़ होती है ना, इतनी भीड़ गुजरात में भी होती है, इतनी भीड़ राजस्थान में भी होती है। आप में से बहुत से लोग हैं जो हर कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे कहीं भी हो। कुछ लोगों की टीम है, वो स्वभाव ऐसा उनका बन गया है कि कहीं भी कार्यक्रम हो उनको जाना ही है। तो आप में से भी कई लोग गुजरात भी जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। अब कहीं भी कार्यक्रम इतनी ही भीड़ होती है, वहां भी ऐसा ही कार्यक्रम होता है, वहां भी। तो ये मत सोचिए कि ये कबीरपंथ सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित है, नहीं है। लाखों लाखों में कबीरपंथी हैं, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में हजारों लोग हैं, यूपी में, बिहार में हजारों लोग हैं। अब पश्चिम बंगाल में देखिए, आसाम में हजारों लोग हैं, पश्चिम बंगाल में। अभी क्या एक मुर्शिदाबाद का एक नाम अभी टीवी में बहुत चल रहा है ना, मुर्शिदाबाद अभी चल रहा है ना नाम। क्या है वहाँ, क्या किसी ने वो डिक्लेयर कर दिया ना? नहीं, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहाँ किसी ने एक घोषणा कर दिया ना, बाबरी मस्जिद बनाऊंगा करके। अभी समाचार नहीं देख रहे हो आप लोग? एक किसी नेता ने मुर्शिदाबाद वहाँ घोषणा कर दिया ना, तो हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो इस्लाम में बहुत लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो अभी उसका नाम ये मुर्शिदाबाद जिले में ही बहुत कबीरपंथी है, सब बंगाली हैं, बंगाली लोग हैं, कबीरपंथी हैं। घोष घोष ऐसा लिखते हैं, ऐसे ही सब नेम है बंगालियों टाइप का। उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वहाँ वो बोस वाले ही कबीरपंथी। कोई घोष लिख रहा है, कोई बोस लिख रहा है, कोई चटर्जी लिख रहा है, ऐसे उनके सरनेम हैं। और वो लोग बहुत लोग मेले में आते भी थे, अभी 2-3 साल से नहीं दिख रहा। अब हो सकता है इस साल आए हो लोग। और वो सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं ना हमारे यहाँ दामाग्राम में, सुर्ती योग के संपादक हैं, इनके केडीवी में भी हैं, इनके साथ चलते हैं। अच्छा हाँ, इनका केडीवी आपने देखा? इन्होंने 2 साल पहले 2023 के दशहरे में इन्होंने केडीवी की स्थापना की। जैसे मैंने अपने कार्यकाल में कबीरपंथ तो था ही, कबीरपंथ तो था ही। प्रचार प्रसार के लिए हमारे महंत साहब लोग थे, हमारे पूजनीय संत समाज था, सब प्रचार प्रसार करते थे। तो मेरे मन में विचार आया, ठीक है हमारे संत महंत तो कबीरपंथ का प्रचार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो क्या प्रचार प्रसार करना सिर्फ साधु संतों महंतों और हमारी जिम्मेदारी? जो साहब के भक्त हैं, जो सेवक हैं, तो आम कबीरपंथी हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी अपने पंथ का प्रचार करें, अपने पंथ की सेवा करें? तो मुझे लगा नहीं, सबका अधिकार होना चाहिए। और सिर्फ पुरुषों का नहीं, पुरुषों के साथ साथ हमारी माताओं का भी अधिकार होना चाहिए कि वो भी हमारे पंथ की सेवा करें और प्रचार करें। तो मैंने फिर नवयुवक मंडल सन 2002 में नवयुवक मंडल गठन किया
और 2004 में आमीन माता महिला मंडल गठन। तब से हमारे नवयुवा साथी जो वो सब अपने पंथ के कार्य में सक्रिय हो गए। आज हर जगह जहां जहां भी कबीरपंथी है वहां नवयुवक मंडल है, जहां जहां भी कबीरपंथ है वहां आमीन माता महिला मंडल है। अब ये लोग तो कर ही रहे हैं। अब 2 साल पहले इन्होंने केडीबी मिशन तैयार कर दिया। केडीबी मिशन का अर्थ है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। मिशन मतलब अभियान। एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत सबसे प्रमुख इनका अभियान है गुरुकुल की स्थापना। हमारे कबीर पंथ में गुरुकुल का चलन है। जगह जगह गुरुकुल बने और अपने कबीर पंथ के जो भी बच्चे इच्छुक हों, जिनके माता पिता इच्छुक हों, अपने बच्चों को गुरुकुल में रखें। गुरुकुल में उनको कबीर पंथ की शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा भी होगी, फिर आगे चलकर उनकी विश्वविद्यालय स्तर की भी शिक्षा होगी। मतलब ये हम लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि बच्चा सिर्फ कबीर पंथ की पढ़ाई नहीं करेगा, वो तो करेगा ही, वो उसके लिए उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। पूरी व्यवस्था की जाती है, अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाती है। गुरुकुल का भवन हम बहुत अच्छे से बनाते हैं, पूरा एयर कंडीशन लगाते हैं, बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं। उनकी रसोई अलग बनती है, रसोई बनाने वाले अलग रहते हैं, उनका नियमावली बना रहता है। सवेरे 4:30 बजे घंटी बज जाती है, गुरुकुल के बच्चे तो उठ के बैठ जाते हैं और उठ के बैठते ही सबसे पहले प्रातः स्मरण जो सुमरन होता है ना, उठते ही जो सुमरन किया जाए, सारे बच्चे एक साथ बैठ के सुमरन करते हैं 4:30 बजे। फिर उतरते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने बिस्तर कंबल को किस तरह से मोड़ना है, ऐसे ही उल्टा सीधा लपेट के नहीं रखना है, बहुत व्यवस्थित ढंग से अपने कंबल को लपेटना है और एक तरह से ही सबको लपेटना है, इस तरह से लपेट कर रखना है। उसके बाद अपने बिस्तर को झड़ाना है, फिर उठ के जाते हैं, शौचालय जाते हैं, शौचालय से आकर ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद फिर स्नान को जाते हैं, स्नान करके आते हैं, पाठ में बैठते हैं, गुरु महिमा का पाठ करते हैं। गुरु महिमा का पाठ करने के बाद उनको स्प्राउट दिया जाता है, अंकुरित आहार दिया जाता है। अंकुरित आहार करने के बाद 1 घंटा उनको, अंकुरित आहार के बाद 1 घंटा क्या करवाते हैं, एक्सरसाइज, व्यायाम, एक घंटे व्यायाम कराते हैं, एक्सरसाइज, योग वगैरह। उसके बाद इनका नाश्ता तैयार हो जाता है, नाश्ता कर लेते हैं, इनका टिफिन तैयार करके बच्चों को दे दिया जाता है। स्कूल चले जाते हैं बच्चे, दोपहर में वापस आते हैं तो इनको भोजन में रोज का मेन्यू बना हुआ है। बिल्कुल बच्चों को कुपोषित नहीं होने देना है। तो बहुत ही इसका एक न्यूट्रिशियन से मिलकर बच्चों का पूरा लिस्ट हफ्ते में, इस दिन ये बनेगा, दूसरे दिन ये बनेगा, तीसरे दिन उन्होंने लिख के दिया, उस हिसाब से ही रोज का उनका भोजन, फल फ्रूट दूध सब, दूध भी रात को दूध दिया, हल्दी वाला दूध पिलाकर, दोनों समय का भोजन कैसा रहेगा, सब्जियां मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रोटीन मिले इसका ध्यान रखा जाता है। दाल अच्छी दी जाती है, बीन्स वाली सब्जियां दी जाती है, कभी राजमा बना दिया जाता है, कभी झुरगा बना दिया जाता है, कभी मूंग, खड़ा मूंग की सब्जी बना देते हैं, खड़ा मूंग दाल की तो सब्जी की तरह बना देते हैं दाल। तो रोटी दी जाती है, चावल दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा ड्राई फ्रूट, काजू किशमिश, ये काजू किशमिश बादाम है, अखरोट है, ये भी इनको दिया जाता है एक निश्चित मात्रा में, प्रतिदिन दिया जाता है।
और इनके खाना बनाने वाले जो हैं वो भी होशियार, मतलब जो हर तरह का ये बनाने वाले हैं। और वो भी हम, क्योंकि जो वेतन भोगी रखते हैं, सेवा कोई नहीं करता भैया आजकल। किसी को सोचो कोई सेवा कर देगा, वो कर देगा 15-20 दिन कर देगा, फिर भाग जाता है। तो सेवा में कोई नहीं करता। बच्चे भी वेतन भोगी रखते हैं। कभी पर्थी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो हम वेतन भोगी रखते हैं, ताकि उसको अपनी नौकरी की चिंता रहे, काम सही ढंग से करे। बैटरी कहाँ पे? तो जो छोटे बच्चे हैं, कैसे जाना दिनचर्या बिल्कुल तय है, इतने बिल्कुल टाइम टू टाइम 1 घंटा शाम को भी खेलने को 1-1.5 घंटा मिलता है। खेलो कूदो मैदान में, खाने पीने का, मतलब शाम को 7 बजे उनका रात्रि का भोजन हो जाता है। 7 बजे रात्रि का भोजन हो जाता है और ठीक 7:45 बजे, 7:30 पौने 8 बजे उनको हल्दी का दूध मिल जाता है। हल्दी वाला दूध पी जाते हैं। 8 बजे तक वो अपने बिस्तर में बैठ जाते हैं। बिस्तर में बैठकर वो सोने से पहले जो सुमरन होता है वो करते हैं, लेट जाते हैं। उसके बाद जो बच्चों का जो मॉनिटर होता है, एक आदमी रखना है जो हर बच्चे का प्रतिदिन का उसका बच्चे का स्वभाव, आज इस बच्चे का स्वभाव कैसा रहा, ये बच्चा आज कैसा रहा। अगर कोई बच्चा किसी दिन सुस्त दिख रहा है तो उसको बिल्कुल दर्ज करेगा ये नाम से, ये बच्चा आज दिन में मतलब पूरा दिन सुस्त नजर आया, ये बच्चा बहुत खुश रहा, एक्टिव रहा है, इस बच्चे ने आज खाना ठीक से नहीं खाया, कम खाया, किसी बच्चे ने ज्यादा खाया, सब कुछ नोट किया जाता है। और वहां देखिए, और ये गुरुकुल हम खोल रहे हैं कि कम से कम तहसील हो लगकर 2-3 किलोमीटर में तहसील हो, ताकि वहाँ डॉक्टरों की भी व्यवस्था हो, अच्छे स्कूल की भी व्यवस्था हो। और ये नहीं कि सरकारी स्कूल भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में उनको पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। और उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है। वो चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, जहां तक, बस शर्त एक है, अपने टैलेंट पे, अपने दम पे। डोनेशन देके हम तुमको मेडिकल में एडमिशन नहीं दिलवाएंगे। एक लड़के भैया 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया लेते हैं ये मेडिकल कॉलेज वाले एक बच्चे का। ऐसे नहीं, अगर टैलेंट है तो नीट का एग्जाम क्लियर करो, अपने बलबूते नंबर लाओ, फिर मेडिकल कॉलेज में हम तुमको एडमिशन दिलवाएंगे। और जब तक डॉक्टर नहीं बनते, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी हमारी, जो फीस होगा हम देंगे, पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा होगा हम देंगे, तुम्हारे रहने का, खाने पीने की पूरी व्यवस्था हम करेंगे। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IPS बनो, IAS बनो, प्रोफेसर बनो, वकील बनो, जो बनना है बनो, पीछे हम खड़े हैं, साथ में हम खड़े हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन तुम कहोगे तुम पढ़ाई में कमजोर हो और मुझे डोनेशन देके मेडिकल में एडमिशन दिलो, ये नहीं होगा, ये गलत बात है। अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो अच्छे से पढ़ाई करो, योग्य बनाओ और नीट का एग्जाम क्लियर करो, अच्छे मार्क्स लाओ, ताकि तुमको आसानी से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो फिर हम तुम्हारे साथ करें। MBBS करो, MBBS के बाद अगर तुम चाहते हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन करें, हम उसके लिए भी तैयार हैं, उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे। तो खुशी की बात है हमारे लिए कि MBBS करने के बाद कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो वहां तक हम साथ देंगे उसको। तो पढ़ाई में हम पूरी मदद कर रहे हैं। अच्छा, अब इतना ही नहीं, जैसे अभी पहला हमने गुरुकुल खोला है
महाराज नागपुर जिले के अंतर्गत सावनेर तहसील है। सावनेर तहसील है, उस सावनेर तहसील से 1.5-2 किलोमीटर पे लगकर हमारा एक आश्रम है कबीरपंथ का। अब वो बहुत पुराना आश्रम है। वो बालापीर साहब, हमारे चौथे बंद गुरु बालापीर साहब के 6 भाई थे वो लोग, उनमें से ही एक भाई है जिनको मौनी बाबा कहा जाता। वो भ्रमण करते करते उधर चले गए थे और वो एक गुजरखेड़ी करके एक गांव है, छोटा सा बिल्कुल गांव है, नदी है, नदी के तट पर, नदी के तट पर ही उन्होंने डेरा जमा, वहीं वो तपस्या करते थे, उन्होंने अपना तप वहीं किया। तो आज उसको, ये तो कम से कम 250 साल पहले की बात है, तो उसको उस जगह का नाम तपोस्थली, मौली बाबा तपोस्थली हो गया है। बिल्कुल वो नदी के तट पर ही लगा हुआ है, रमणीक जगह है, खेत है गांव के। फिर उसको हमने 2002 में हमने वहाँ हर साल एक त्योहार शुरू किया, पर्व शुरू किया। तो हर साल एक 2-3 दिन का वहाँ कार्यक्रम होता है। पहले वहाँ सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता है, अभी भी हो जाता है, लेकिन वो हमने बंद कर दिया। जिनको 2-4 जोड़े आ जाते हैं तो करवा देते हैं, लेकिन गुजरखेड़ी महोत्सव हर साल होता है। तो उस जगह पर काफी सुविधा है, अच्छी जमीन। अब वो सरकारी जमीन, छोटे जंगल की जमीन, उसको गड्ढा पट्टा, बहुत गड्ढा था, उसको भर भुरा के अच्छा खासा कबीरपंथियों ने वहाँ जगह बना ली है। फिर गवर्नमेंट से भी बहुत मदद मिली, तो भवन भी बन गए हैं, काफी अच्छे भवन बन गए हैं, रोड बन गया है। तो वहीं पर गुरुकुल खोला गया है और वहाँ सारी सुविधा है। 1.5 किलोमीटर पर तहसील है सावनेर, और जो मौनी बाबा तपोस्थली के बिल्कुल सामने, तपोस्थली के बाद नदी है, नदी के बाद रोड है, और रोड के बाद बिल्कुल रोड के ऊपर एक प्राइवेट स्कूल है, अच्छा खासा स्कूल है, सबका एडमिशन वहीं हुआ है, वहां हुआ है। इसके अलावा जो हमारे कबीरपंथ समाज में वहाँ के कोचिंग सेंटर वाले लोग हैं, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का, कोई मैथ्स का, कोई साइंस का, केमिस्ट्री का, कोई फिजिक्स का, ऐसे चलाते हैं कोचिंग सेंटर। तो वहाँ जो अच्छे टीचर हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, अच्छे लेक्चरर हैं, वो लोग भी हफ्ते में 2 दिन, कोई 1 दिन, कोई 3 दिन इस तरह के टाइम देता है। और बच्चों को कोई मैथ्स पढ़ाने आता है, कोई साइंस पढ़ाने आता है, कोई हिंदी पढ़ाने आता है। इस तरह से वो लोग सेवा दे रहे हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई टीचर आता है, अच्छा टीचर, कोचिंग क्लास चलाने वाला, वो उनको ट्यूशन देते हैं प्रतिदिन 2-2.5 घंटे का। 2 दिन उनका गणित का हो जाता है, 2 दिन साइंस का हो जाता है, 2 दिन इंग्लिश का हो जाता है। इस तरह से इतनी अच्छी शिक्षा का उनका इंतजाम हुआ है कि घर में संभव नहीं है। इतना अच्छा, इतनी अच्छी उनकी पढ़ाई हो रही है और उनका रहना, बस सारी सुविधाएं हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं। उनके लिए एक गाड़ी भी, हमारे नवोदित वंशाचार्य ने उनके लिए एक गाड़ी भी रख दी है, सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर भी रख दी है। इतवार के दिन कहीं भी बच्चों को बिठाओ, कहीं 5-10 किलोमीटर कोई किसी जगह पे घुमा फिरा के लाओ। कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो ये नहीं कि हम टेम्पो को ढूंढते रहो, ऑटो ढूंढते रहो, नहीं, ये गाड़ी है, गाड़ी में डालो, तुरंत 2 किलोमीटर पे डॉक्टर। अच्छा, वहाँ डॉक्टर भी कबीरपंथी है, कम से कम 4 डॉक्टर कबीरपंथी है वहाँ पे तहसील में, और अच्छी खासी उनकी डिस्पेंसरी है। एक का तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, और कुछ डॉक्टर तो मल्टी स्पेशलिटी, मतलब उनका हॉस्पिटल है, पार्टनरशिप में वो भी कर रहे हैं। और एक डॉक्टर ने तो वो गुरुकुल में ही, वो डॉक्टर ने पीडियाट्रिशियन मतलब डिप्लोमा किया हुआ है,
उसने कुछ जरूरी दवाएं ही खरीद कर गुरुकुल में ही एक अलमारी में रख दिया है। अगर कोई बच्चा बीमार हो तो तुरंत आ जाते हैं 10 मिनट में, वहीं दवा दारू कर दिया जाता है उनका, और बीच बीच में आकर मेडिकल चेकअप होता रहता है बच्चों का। तो हर तरह से उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी सुरक्षा का, उनकी पढ़ाई का, लिखाई का थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रखा जाता है उनको। और ये नवोदित वंशाचार्य इतना मतलब बच्चों से इतना प्रेम है, ये जाते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चों के साथ खूब खेलते हैं, उनको खिलाते हैं अपने साथ, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। और ये इनको चिंता बनी रहती है, जब भी खाली हुए कि बच्चों को देखने चले जाते हैं। मैं भी पीछे गया था, मैं भी एक हफ्ता रुक कर आया, आश्रम ही तो है, मेरा भी वहां एक कमरा है, मैं भी वहां एक हफ्ते रुक कर आया। इनकी माताजी भी गई, ये भी गए थे, वहीं थे। और हमारे कबीरपंथ की बहुत सी महिलाएं बारी बारी से आती हैं, कोई बच्चों का कपड़ा धो देती हैं, कोई बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का बना देती हैं, भंडारे में रसोई में काम कर देती हैं, कोई इस तरह से, और बिल्कुल सेवा में करते हैं वो। इतवार के दिन, छुट्टी के दिन बच्चों से उनका काम खुद कराया जाता है ताकि वो सीखें। इतवार के दिन जैसे छुट्टी का दिन होता है तो 10 बजे जल्दी नहीं नहलाते बच्चों को, 10 बजे फिर आराम से नहलाते हैं, फिर उनको अपना कपड़ा धोना भी सिखाते हैं। जो महिलाएं सेवा में आती है ना, उनको कहा गया है कि छुट्टी के दिन बच्चों से अपना खुद का काम करवाओ ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बने, दूसरे पर आश्रित न रहे, अपना कपड़ा भी धोना सीखे, अपना बर्तन भी धोना सीखे। तो इतवार के दिन बच्चे खुद अपना कपड़ा धोते हैं, भोजन करेंगे, नाश्ता करेंगे, बर्तन भी खुद जाकर साफ करते हैं। ठीक है, अभी छोटे बच्चे हैं तो उनकी अभी सेवा हो रही है, लेकिन अब आगे पढ़ते 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 जब बच्चे 15, 16 साल, 17 साल, 18 वयस्क हो जाएंगे, फिर तो उनको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा ना। ये गुरुकुल है भाई, गुरुकुल ऐसे नहीं चलता। गुरुकुल की अपनी एक मर्यादा होती है, गुरुकुल की अपनी एक अलग व्यवस्था होती है, और स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनको कबीरपंथ की भी शिक्षा मिलती है। देखिए, गांव जितने बच्चे गांव देहात के बच्चे हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, बच्चे 2-3 बच्चे बढ़िया इंग्लिश बोलना सीख गए, इंग्लिश बोलने लग गए। साहेब की वाणी विसाखी बोलते हैं, फिर उसका इंग्लिश में अर्थ बताते हैं। वो वीडियो बना बना के कबीर गुरुकुल, सदगुरु कबीर गुरुकुल के नाम से एक इंस्टा पे, फेसबुक पे एक पेज बना हुआ है। तो गुरुकुल का वीडियो बीच बीच में वहाँ जो बच्चों को देखते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, वो लोग बना बना के छोटा छोटा डालते रहते हैं। तो आप उसमें इंस्टाग्राम पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, सदगुरु कबीर गुरुकुल, वो निकल आएगा आपको। इनका केडीबी के अंतर्गत वृक्षारोपण, एक तो गुरुकुल है, दूसरा वृक्षारोपण का एक बृहद कार्यक्रम है कि ज्यादा से ज्यादा हमें वृक्षारोपण करना है। तो वृक्षारोपण पे लगते हैं, ये नहीं कि गिनती के 1, 2, 3, 4, 5, 10 नहीं, एक मतलब लक्ष्य तैयार किया जाता है कि पहले जगह देखा जाता है, वो जगह किस गांव में है, वहाँ के जिम्मेदार लोग कौन है, पंचायत में कौन है, परमिशन भी तो लेना पड़ता है ना। दूसरे गांव में जाकर कहीं भी तो सरकारी जमीन पे वृक्ष नहीं लगा सकते ना, या किसी की प्राइवेट जमीन पे भी नहीं लगा सकते। तो ये सब किया जा रहा है। और कौन सा कार्य कर रहे हो? बहुत है, वो यही कल बताएंगे क्या क्या कर रहे हैं, यही बताएंगे आप। तो मुझे बेहद प्रसन्नता है कि गुरुदेव के जाने के बाद मुझे जो सही लगा पंथ के लिए, मैंने वो सब किया।
अब आगे इनको देखना है। और पंथ के हित में इनको जो उचित लगेगा, जो ठीक लगेगा, आगे ये करेंगे। नए नए काम प्रारंभ करेंगे, नए कार्य प्रारंभ करेंगे, नए ढंग से प्रचार प्रसार करेंगे। पुराना जो चल रहा है, अब गुरुदेव के जमाने में जो पुराना चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ऐसा थोड़ी कि हमने उसको बंद कर दिया, नहीं किया। जो होता था वो सब होता आ रहा है। और सिर्फ गुरुदेव के कार्यकाल से नहीं, कबीर पंथ में प्रारंभ से जो सब चला आ रहा है। एक कबीरपंथी नियमावली है, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन समय के साथ साथ कुछ नए कार्य जोड़कर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जो आज की जरूरत है, ऐसी चीजों को जोड़ा जा रहा है। पहले देखो, आप अपने बुजुर्गों से अपने घर में पूछना। जो मैं जब यहां से चला जाऊंगा, अपने घर जाओगे या आपके आसपास जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनसे पूछना। 60-70 साल के जो लोग हैं उनसे पूछना। पहले हर घर में आदमी हर काम के लिए सुमरन करता था। सुबह उठते ही सुमरन करता था। सुमरन करने के बाद ही अपने पैर नीचे धरता था। स्नान करने के वक्त 1 लाइन 2 लाइन का सुमरन करके स्नान करते थे। सुमरन करके ही भोजन प्रसादी लेते थे। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं वो सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे घर में झाड़ू लगा, उस वक्त सोहर गाती थी। सोहर का बहुत चलन था पुराने जमाने में। घर की काम कर रही महिलाएं लोग तो झाड़ू मारते मारते सोहर गाती रहती। और अगर कभी पंथी गांव है, 50-60 घर के, हर घर से आपको सोहर की आवाज आती। सुबह कुछ न कुछ गाती रहती थी। बैठ के अनाज मतलब साफ करी तो वो करते करते साहब का भजन गाती रहती। ऐसे चलता था पहले तो। सुमरन साखी बहुत चलता था। अब ये धीरे धीरे सब खत्म हो गया। आजकल के बच्चे नहीं जानते। आजकल के बच्चों ने तो देखा भी नहीं होगा, क्योंकि बड़े लोगों ने भी बंद कर दिया। और इसलिए बंद कर दिया क्योंकि पुराने लोगों ने सिखाना बंद कर दिया। पहले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को सिखाते थे। देखो, ये हमारा पंथ है, हमारे पंथ में ऐसा होता है, ये सुमरन, ये साखी है, ये साहब के शब्द है। ऐसे समय पर ये काम करते करते सोहर गाया जाता है, ये काम करते करते बिहल गाया जाता है, ये काम करते करते मंगल गाया जाता है। और इस कार्य के समय ये सुमरन बोला जाता है, ये सुमरन बोला जाता है, ये सुमरन। ये अब लोगों ने अपने बच्चों को ही सिखाना। यहाँ तक तो छोड़ो, अब लोगों ने अपने बच्चों को संध्या आरती तक कराना बंद कर दिया। पहले शाम को प्रतिदिन कोई न कोई सदस्य, 1-2 सदस्य बैठ के नियम से संध्या पाठ एक कबीरपंथी के घर में होता। प्रतिदिन संध्या पाठ होने के बाद उस वक्त घर में जितने भी सदस्य होते थे वो सब आरती के लिए हाथ पैर धोकर, हाथ मुंह धोकर आरती के लिए वहां इकट्ठे हो जाते थे। और पूरा परिवार मिलकर एक साथ आरती करते थे। होता था कि नहीं होता? आजकल कहाँ होता है? खत्म हो गया। आजकल नहीं होता। आजकल तो 24 घंटे टीवी चालू रहता है। 24 घंटे टीवी चालू रहता है। इस तरफ ध्यान कहाँ जाएगा बच्चे का? कैसे सीखेंगे वो? तो धीरे धीरे ये सब पुरानी परंपराएं जो है, और बहुत अच्छी परंपराएं थी, बहुत अच्छी हमारी संस्कृति थी। और खास तौर पे ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है जो सोहर वगैरह गाते हो आप लोग। सुमरन साखी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति थी, सब खत्म हो रहा। मोबाइल और टीवी, ऊपर से ये जब से इंटरनेट आया तब से तो और पूछो मत। मतलब शराब, तंबाकू, भांग, बीड़ी, सिगरेट से भी भयंकर
मतलब एक नशा है भाई वो रील देखने का। एक बार तुमने रील देखना शुरू किया उसको सरकाते 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 3 घंटे 4 घंटे को जब उसको होश नहीं रहता। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब वो सरकाते ही चक्कर तो डूब जाता है उसमें। उसको लत पड़ गई है, लोगों को लत पड़ गई, बच्चों को लत लग गई है। तो ये सब आप लोगों को माँ बाप को ही ध्यान देना पड़ेगा, बुजुर्गों को ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो रील देखते हैं ये सब देखते इससे किसी का भला नहीं होना। वो कोई लाखों में कोई एक आध होता है जो सोशल मीडिया में हिट हो जाता है, पता है। सबकी किस्मत नहीं बनती, सबकी लॉटरी खरीद कर कोई करोड़पति नहीं बनता। तो किसी एक आध की कोई किस्मत होती है उसकी लॉटरी लग जाती है, बाकी लोग सिर्फ लुटाते रहते हैं, लुटाते रहते हैं। सोशल मीडिया में रील बना के वीडियो बना के जो लोग डालते हैं तो ऐसा नहीं कि इसमें सारे लोग हिट हो जाए, नहीं, लाखों में कोई एक आध हिट हो जाता है। उसको ज्यादा व्यू मिल जाते हैं, ज्यादा लाइक मिल जाता है। तो ये सब अमेरिका की कंपनी है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इसके 1000 व्यू, 1000 हमने कोई वीडियो बना के डाला, उसको 1000 लोगों ने देख लिया, व्यू 1000 व्यू पे $1 मिलता है, समझ रहे हो। आपकी वीडियो को 1000 लोगों ने देख लिया, लाइक भले 100 लोगों ने किया, लेकिन देखने वाले 1000 हो गए। तो आपके अकाउंट में जो आप फेसबुक में या इंस्टा पे अपना अकाउंट नंबर डालोगे, आपके अकाउंट में $1 अमेरिकन डॉलर आ जाता है। $1 मतलब भारत का 85 रुपया। अब किसी का 1 लाख व्यू हो जाता है तो $100 मतलब 8500 रुपया। किसी का मिलियन भर व्यू, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 85,000 रुपया एक वीडियो। 1 मिनट का वीडियो, 1.5 मिनट का वीडियो रहता है, 1 मिनट 1.5 मिनट बस इतना ही रहता है वीडियो। देखने वाले अच्छे मिल गए तो जो अच्छा बनाता है, जिसके अंदर टैलेंट है, किसी के अंदर कॉमेडी करने का टैलेंट होता है, कोई अच्छी एक्टिंग कर लेता है, कोई अच्छा नाचने वाला होता है, तो ऐसे जिसके अंदर अच्छा थोड़ा टैलेंट होता है वो आदमी हिट हो जाता है, लोग पसंद कर लेते हैं। फिर उसको जितने भी उसके रील आते हैं, वीडियो आता है, लोग उसको फॉलो कर लेते हैं, देखते हैं। तो इस तरह उसको लगातार कमाई होने लग जाता है, उसके फॉलोअर बढ़ने लगते हैं, मिलियन में फॉलोअर चले जाते हैं, कई मिलियन व्यू हो रहा है। उस हिसाब से उसके बैठे बैठे उसके खाते में $1 आ रहा है, और मतलब वो महीने का लाखों रुपया कमा रहा है, लाखों रुपया। उसको देखकर सारे बच्चे मतलब भाई इतने इसके व्यू आ रहे हैं, इतने फॉलोअर हो गए, इसको इतनी कमाई हो रही, इतनी कमाई हो रही, हम भी करें। तो जिसको नहीं आता, नाचना नहीं आता, वो तब भी नाच की वीडियो डाल रहा है। जिसको गाना नहीं आता वो कैसे भी उल्टा सीधा गाना गा के वीडियो बना के डाल रहा है। मतलब आदमी आज सोशल मीडिया पे कुछ भी कर रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है, उसको वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है। और कई तो वीडियो देखो तो इतनी हंसी आती है, खैर छोड़ो ये बात। तो इसमें सबका भला नहीं होता, कोई लाखों में एक आध की किस्मत खुल जाती है, वो प्रसिद्ध हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है। तो इन चीजों में कैरियर नहीं बनता है, इसमें कोई भविष्य नहीं है। लॉटरी सबकी नहीं लगती, एक आध की लग गई करोड़ रुपए की तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, सबकी नहीं लगती है।
तो ऐसे लॉटरी किस्मत के बहुत, ठीक है, किस्मत भी एक बहुत बड़ी चीज है, किस्मत भी एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ऐसे इस तरह की किस्मत हर किसी की नहीं खुलती है। इसलिए किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पे, अपनी योग्यता पे आप भरोसा रखिए। अपनी मेहनत पर, अपनी योग्यता पर भरोसा रखेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे चलकर सफल होंगे ही होंगे। 100% गारंटी है इसे। और लॉटरी फाटरी में तो वो किस्मत की बात है, लग गई तो लग गई, नहीं तो जिंदगी भर नहीं लगती। तो किस्मत के भरोसे मत रहिए, अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़िए। वो एक दिन आपको जरूर ऊपर लेकर जाएगा। तो आज के हिसाब से मैंने बहुत बोल दिया, पहले दिन के हिसाब से, और कोई सत्संग वत्संग नहीं। अब मैं ज्यादा सत्संग करता भी नहीं, इसी तरह की दुनियादारी की बात करके चला जाता हूं। कोई मानता ही नहीं आपको सत्संग काहे करते। साहब को इतने मतलब 35 बरस हो गए मेरे को, 35 बरस से साहब की वाणी वचन सुना रहा हूं। कौन बदलता है, कहाँ बदलता है, कौन सुनता है? सुनता भी है तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। तो वही बातें बार बार क्यों सुना? तो अब ऐसी गपशप मार के 2-3 घंटे निकल जाता है। तो देखिए, अब कल का भी समय है, शायद परसों का भी समय है। तो कल जब भी मौका मिलेगा, या परसों, कल नहीं तो फिर परसों बैठूंगा, जैसे भी हो। कल तो ये परसों बैठेंगे नवोदित वंशाचार, तो महिला मंडल का कब है? महिला मंडल का परसों दिन में हमें बता रहे हैं, महिला मंडल का परसों शाम को नवोदित वंशाचार्य का है। तो हमारे कुछ अतिथि वाले आने वाले हैं, उनका कब होते? मतलब परसों तो पूरा दिन हो गया, फिर दिन में महिला मंडल, रात को केडीबी मिशन का हो जाएगा। फिर जो कुछ अतिथि आने वाले हैं, मतलब संध्या पाठ के बाद, तो ठीक है, दोपहर में हम कुछ देखेंगे। तो जो अतिथि आने वाले परसों दोपहर में 3 बजे हम लोग चल जाएंगे, 1-1.5 घंटे। तो कल फिर यही समय संध्या पाठ के बाद 5-6 बजे फिर से बैठेंगे, और फिर थोड़ी बहुत चर्चा, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। आप लोग आइएगा जरूर और बैठिएगा भी, ताकि आपके सामने कुछ मन की बातें कर सकूं। हमारे प्रधान जी तो हर हफ्ते मन की बात, हर महीने मन की बात कर रहे हैं, हर महीने के आखिरी इतवार को मन की बात बोल रहे हैं। अब मैं भी थोड़ा मन की बात बोलने लगा हूँ, तो जहाँ कहीं बैठता हूँ थोड़ी मन की बात बोल देता हूँ, तो वो अपनी सत्संग पत्संग नहीं करता। तो कल या परसों मिलते हैं फिर। साहेब बनी जी।